जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग 4 दिसंबर और 5 दिसंबर 2025 ये 2 दिन रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। तो ये 2 दिन के अंदर रशिया और भारत के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या क्या एमओयू साइन हुआ, और व्लादिमीर पुतिन और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये दोनों एक साथ एक ही स्टेज को शेयर करते हुए मीडिया के सामने क्या क्या जॉइंट स्टेटमेंट दिए, इन सारे टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉइंट स्टेटमेंट। इन दोनों लीडर ने क्या क्या जॉइंट स्टेटमेंट दिए। जॉइंट स्टेटमेंट मतलब जो जो टॉपिक के ऊपर, जो जो विषय के ऊपर दो बड़े देश के दो लीडर सहमत होते हैं और एक साथ स्टेज को शेयर करते हुए मीडिया को एड्रेस करते हैं। उनका जो विजन है, उनका जो अप्रोच है, वो सिमिलर क्यों है, कितना सिमिलर है, ये सारे चीज जब मीडिया को एड्रेस किया जाता है तो उसको बोला जाता है जॉइंट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या जॉइंट स्टेटमेंट दिए। सबसे पहला स्टेटमेंट जो था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला कि भारत और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है ये बहुत ही स्टेबल है और ट्रस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी भारत और रशिया का जो डिप्लोमेटिक, जो डिफेंस का जो रिलेशन है, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, ये सारे स्टेबिलिटी और ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करके बना हुआ है। दुनिया के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम आ जाए, जितना भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर भारत के ऊपर आ जाए, कभी भी भारत और रशिया का जो रिलेशन है इसको हिला नहीं सकता। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला। और भारत और रशिया की जो रिलेशन है इसको पोल स्टार यानी नॉर्थ स्टार के साथ जोड़ा भी गया, क्योंकि नॉर्थ स्टार यानी पोल स्टार जो होता है वो नॉर्थ पोल के ऊपर एक जगह पे फिक्स रहता है, वो अपना जगह से नहीं हिलता, वो अपने जगह पे फिक्स रहता है। तो ऐसे ही भारत और रशिया का जो रिलेशन है वो हमेशा अपने जगह पे फिक्स रहता है। चाहे जितना भी ग्लोबल प्रेशर, ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स कितना भी प्रेशराइज किया जाए, रशिया और भारत का रिलेशन हमेशा स्टेबल रहता है। तो ये हो गया पहला जॉइंट स्टेटमेंट जिसके ऊपर मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन ये दोनों ने एक साथ सहमत हुए। फिर दूसरा जॉइंट स्टेटमेंट क्या था? फिर दूसरा जॉइंट स्टेटमेंट था ग्लोबल जो क्राइसिस चल रहा है, यानी ग्लोबल लेवल पे जो भी वार चल रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनके ऊपर भारत का व्यू पॉइंट क्या है। इन 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 सारे विषय के ऊपर अब अगर सही अगर पूरी मैप दुनिया की हिसाब अगर लगाए तो इस टाइम दुनिया के अंदर बहुत जगह पे वार चल रहा है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। फिर हमास के साथ इसराइल का वार चल रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर यमन, बहुत और भी बाकी जो देश है, बहुत सारे देश के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर आप कुछ दिन पहले सूडान से न्यूज आया था, वहां पे मैसेकर हुआ। तो ये जो भी वायलेंस दुनिया के अंदर चल रहा है, तो इसके ऊपर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हमें भारत हमेशा पीस यानी शांति का पक्ष में खड़ा है। यानी ये वायलेंस बंद होना चाहिए और शांति स्थापित होना चाहिए दुनिया के अंदर। और इस स्टेटमेंट को पुतिन ने भी सपोर्ट किया और नरेंद्र मोदी के साथ वो एक साथ ये बोले कि दुनिया के अंदर पीस होना जरूरी है। तो ये हो गया दूसरा जॉइंट स्टेटमेंट। फिर तीसरा क्या है? काउंटर टेररिज्म। रशिया और भारत ये दो देश टेररिज्म के खिलाफ एक साथ लड़ता है। ये दोनों देश ने बोला कि ये दो देश हमेशा टेररिज्म के खिलाफ लड़ा है और आगे भी लड़ता रहेगा, यानी जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। यहाँ पे पहलगाम अटैक के भी बात किया गया, जो कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर हुआ था, जहाँ पे 26 हिंदू टूरिस्ट को मार दिया गया था। और यहाँ पे क्रोकस जो थिएटर हॉल के रशिया के मॉस्को शहर के पास में जो क्रोकस थिएटर हॉल था, वहां पे कुछ टेररिस्ट जाके गोलीबारी किए थे, बहुत लोगों की जानें चली गई। तो वहां पे जो मैसेकर हुआ था उसके खिलाफ बोला गया। तो ये काउंटर टेररिज्म के मामले भारत और रशिया दोनों एक दूसरे के साथ खड़ा है और टेररिज्म के खिलाफ खड़ा है। तो ये हो गया तीसरा स्टेटमेंट। इसके बाद आता है चौथा स्टेटमेंट क्या था? चौथा स्टेटमेंट जो जॉइंट स्टेटमेंट था वो विजन 2030 के ऊपर था। यानी इकोनॉमिक जो रोड मैप है, जो आने वाले दिनों में भारत और रशिया दोनों
अपना जो इकोनॉमिक जो टाई है, जो डेवलपमेंट है, उसको कैसे 2030 तक आगे लेके जाएंगे, उसमें क्या क्या डीपर इंटीग्रेशन होगा, ये सारे चीजों के ऊपर दोनों लीडर सहमत हुए। वो क्या क्या टॉपिक था, इन दोनों लीडर एक साथ बोले कि हम लोग 2030 तक जो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग है, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स जो सेक्टर है, और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का जो सेक्टर है, उसके साथ एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर और हाई टेक्नोलॉजी इन एविएशन एंड एआई, इन सारे विषय के ऊपर हम एक दूसरे के साथ, यानी रशिया और इंडिया एक दूसरे के साथ जो इंटीग्रेशन है वो और भी डीप करेंगे, और इन सारे विषय के ऊपर दोनों एक साथ काम करेंगे। ये हो गया चौथा जॉइंट स्टेटमेंट। फिर पांचवा जॉइंट स्टेटमेंट क्या था, रीइंफोर्सिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हर देश अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने लिए जो फायदेमंद होगा वो उनको सोचने की आजादी है। इसको रशिया भी सपोर्ट करता है और इंडिया भी अपने हिसाब से अपने लिए जो प्रॉफिटेबल होगा उसके हिसाब से सोचेगा, और रशिया भी अपने लिए जो प्रॉफिटेबल होगा वो उसके हिसाब से सोचेगा। जैसे कि मान लीजिए भारत के ऊपर बहुत ज्यादा वेस्टर्न और यूएसए का प्रेशर था कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदो, लेकिन भारत ने क्या चुना, भारत ने ये चुना कि अगर हम रशिया से कम पैसे में ऑयल हमें मिलता है तो ये भारत के लोगों के लिए फायदेमंद है। तो यानी भारत अपना फायदा चुना, अपना जो जियोपॉलिटिकल जो प्रॉफिट है उसको चुना। तो ये जो दूसरा बात क्या है, ये इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भारत के अंदर जब व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो उनका जो रिसीव होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये वेस्टर्न साइड और यूएसए का प्रेशर था भारत के ऊपर, लेकिन भारत ने क्या किया, भारत को सुना नहीं सुना। व्लादिमीर पुतिन भारत के लिए और भारत के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं, और जब भी मौका मिलता है भारत को मदद करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए रशिया और पुतिन के साथ अच्छे रिलेशन भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि रशिया और भारत एक ऑलवेज द टेस्टेड फ्रेंड है। यहाँ पे कभी धोखाधड़ी नहीं हुआ। यूएसए का कोई भरोसा नहीं है, वो आज आपके साथ है कल छोड़ देगा, वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आपको डुबो सकता है, लेकिन रशिया ऐसा नहीं करता। तो इसीलिए रशिया के साथ हमारी दोस्ती जो है, भारत की दोस्ती जो है, ये ऑल वेदर फ्रेंड की तरह होता है। हमेशा जब जब समय खराब चलता है तब भी रशिया हमारा साथ देता है, जब अच्छा चलता है तब भी रशिया हमारा साथ देता है। तो इसीलिए हम हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है भारत का और रशिया, इसको और रीइंफोर्स करेंगे और इसके ऊपर हम कायम रहेंगे। तो यही था पांचवा जॉइंट स्टेटमेंट। टोटल इतना ही जॉइंट स्टेटमेंट रशिया और भारत के जो टॉप लीडर्स है, यानी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो दोनों एक साथ स्टेज को शेयर करते हुए 5 तारीख मीडिया के सामने ये सारे जॉइंट स्टेटमेंट दिए। तो ये हो गया जॉइंट स्टेटमेंट का पार्ट। तो अब हम उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या की एग्रीमेंट्स और एमओयू साइन हुआ भारत और रशिया के बीच में। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर क्या क्या हुआ। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर सबसे पहले एक प्लान को सामने लाया गया। वो प्लान क्या है, विजन 2030, यानी 2030 तक का विजन। तो यहाँ पे मेन विजन क्या है, प्राइमरी विजन हम लोगों का ये है रशिया भारत की, कि रशिया और भारत का जो आज तक का जो ट्रेड है, इमीडिएट टाइम में जो अभी का जो ट्रेड है वो है 60 बिलियन यूएस डॉलर की। तो 2030 आते आते हमको ये 100 बिलियन यूएस डॉलर करनी है। ये हो गया हम लोगों का बेसिक टारगेट। ये टारगेट सामने हम लोगों ने रशिया और इंडिया मिलकर प्लेस कर दिया है। ये हो गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में पहला एग्रीमेंट, पहला एमओयू। फिर एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर एमओयू साइन हुआ, और यहाँ पे सबसे पहले रशिया ने ये बोला कि एनर्जी कोऑपरेशन के मामले में हम हमेशा भारत के साथ देंगे, और भारत के लिए जो फ्यूल का शिपमेंट रशिया से भारत आता है ये अनइंटरप्टेड रहेंगे, चाहे हालत कुछ भी हो। रशिया का जो ऑयल का जो शिपमेंट है जो भारत आता है वो अनइंटरप्टेड भारत के पास आएंगे। तो इससे क्या होगा, भारत का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सिक्योर हो जाता है पहला स्टेटमेंट से। फिर क्या करेंगे, फिर एनर्जी कोऑपरेशन के अंदर भारत और रशिया मिलके फोकस कौन सी एरिया के ऊपर करेंगे, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर एलएनजी
और लॉन्ग टर्म जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर रशिया से भारत बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र खरीदते हैं। फिर पेट्रोकेमिकल जो सप्लाई चेन है उसको कैसे उसके ऊपर उसको कैसे एनहांस करके उसको और ज़्यादा डेवलप किया जाए उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। फर्टिलाइज़र डिलीवरी के ऊपर फोकस किए जाएंगे। फिर क्या-क्या वेंचर दोनों देश एक साथ जॉइंटली कर सकता है उसके ऊपर भी प्लान बनाया जाएगा। वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हो सकता है, यूरिया प्रोडक्शन हो सकता है, इन सारे चीज़ों के ऊपर रशिया और भारत मिलकर फोकस करेंगे। ये जो एनर्जी कोऑपरेशन थे इसके दौरान रशिया के प्रेसिडेंट एक और बात बोली कि देखिए, एनर्जी के मामले में भारत बहुत ज़्यादा सामान रशिया से खरीदता है। क्रूड ऑयल खरीदता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदता है, फिर फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, फिर एलएनजी खरीदता है। यानी एनर्जी के मामले में हम लोगों का इंपोर्ट रशिया से अच्छा खासा इंपोर्ट हम लोग करते हैं इंडिया। तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने बोला, तो जैसे भारत रशिया से इंपोर्ट कर रहा है एनर्जी, ऐसे जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो रॉ मटेरियल्स जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल यूएसए भी रशिया से इंपोर्ट करवाता है। आज के टाइम में भी करवाता है। लेकिन यूएसए क्या चाहता है कि भारत रशिया से एनर्जी का सामान ना खरीदे, यानी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है वो सब ना खरीदे। यानी एनर्जी का जो रॉ मटेरियल्स है वो भारत रशिया से ना खरीदे, लेकिन यूएस खरीदेगा। तो वही चीज व्लादिमीर पुतिन ने सबके सामने बोला कि ये हो गया यूएसए का डबल स्टैंडर्ड। वो खुद खरीदे तो ठीक है, लेकिन भारत ना खरीदे। तो ये चीज भी, ये जो डबल स्टैंडर्ड है यूएसए का, वो भी व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पे एक्सपोज कर दिया। तो ये हो गया एनर्जी कोऑपरेशन के मामले में फोकस, कहाँ पे भारत और रशिया फोकस करने वाले हैं आने वाले दिनों में। इसके बाद एनर्जी सेक्टर के अंदर एक अलग सेक्टर के ऊपर, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है उसके ऊपर अलग से एम्फसाइज किया गया, क्योंकि भारत के अंदर कुदांकुलम जो जगह है तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 6 यूनिट है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्केबल यूनिट दो ही यूनिट जिसमें ऑपरेशन चल रहा है, मतलब ऑपरेशनल कंडीशन में है। तो ये 2 यूनिट छोड़ के भी बाकी 4 यूनिट और भी है जो डेवलपिंग कंडीशन में है। तो रशिया ने ये बोला कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुदांकुलम में है उसके अंदर जो यूनिट अभी भी डेवलप नहीं हुआ है उसको जल्दी डेवलप करने के लिए रशिया भारत का साथ देगा, और जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो रशिया करेगा। सबसे पहले जो 3 नंबर और 4 नंबर यूनिट है उसको डेवलप किया जाएगा, उसके बाद 5 या 6 नंबर जो यूनिट है उसको डेवलप किया जाएंगे। तो टोटल ये जो कुदांकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका टोटल हाईएस्ट कैपेसिटी है 6000 मेगावाट एनर्जी को जनरेट करने का। तो हाईएस्ट एनर्जी तक इसको पहुंचाया जाएगा। तो ये रशिया ने एनर्जी कोऑपरेशन के अंदर बोला। अब आते हैं तीसरा जो जिस सेक्टर के ऊपर एग्रीमेंट और एमओयू साइन हुआ वो क्या है? डिफेंस एंड हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। डिफेंस सेक्टर में, और डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो भी टेक्नोलॉजी उसमें हाईएस्ट लेवल में दोनों देश कोलैबोरेशन करेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी में दोनों देश हाईएस्ट लेवल पे कोलैबोरेशन करेंगे। इसमें रीइंफोर्समेंट किया जाएगा। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जॉइंटली किया जाएगा, यानी किसी भी फाइटर जेट को अगर बनानी है तो रशिया और भारत मिलके रिसर्च और डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको आगे लेके जाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो ऐसे अगर कोई मिसाइल प्रोजेक्ट हुआ उसके ऊपर भी रशिया और भारत मिलके काम करेंगे। तो ये ऐसे पहला टॉपिक के ऊपर बात बोला गया। फिर क्या? को मैन्युफैक्चरिंग क्या? एक साथ दोनों मिलके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। किस चीज का? एयरक्राफ्ट की, मिसाइल सिस्टम की, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस, इंक्लूडिंग SSG-100। कुछ दिन पहले जो न्यूज में आया था कि भारत और रशिया मिलके सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं। तो ये हो गया, इन सारे चीज़ों के ऊपर को मैन्युफैक्चरिंग होगा। फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रशिया पहले ही बोल चुका है अगर कोई फाइटर जेट जैसे कि सुखोई 57 अगर भारत खरीदे तो भारत को पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाएगा और उसका आगे जाके उसका प्रोडक्शन भी भारत के अंदर किया जाएगा।
फिर क्या, मेंटेनेंस सपोर्ट ऑफ S-400, यानी जो सामान भारत रशिया से खरीदता है डिफेंस का, उसका मेंटेनेंस का पूरा दायित्व, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया लेगा। और एविएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस और एडवांस जो मटेरियल्स के ऊपर काम होता है, इन सारे काम के ऊपर दोनों एक साथ काम करेंगे। जो ये सारे एमओयूज डिफेंस और हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के ऊपर साइन हुआ। फिर क्या, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है माइग्रेशन एंड लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो माइग्रेशन और लेबर मोबिलिटी के ऊपर भी एग्रीमेंट हुआ। वो एग्रीमेंट क्या क्या हुआ कि कभी भी कोई किसी भी लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ना रशिया के अंदर ना भारत के अंदर। ज्यादातर भारत से लोग रशिया के अंदर काम करने जाते हैं, तो कोई भी भारत के वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन रशिया के अंदर ना हो। जैसे कि कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर निकला, दलाल निकला, जो भारत के लोगों को बहला के फुसला के रशिया लेके गए और वहां पे जाके रशियन आर्मी में डाल दिए, जंग में डाल दिया। वो गए थे रशिया में काम करने, लेकिन चला गया आर्मी में जंग लड़ने। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या एग्रीमेंट करना चाहिए, कैसे सिस्टम को प्यूरिफाई करना चाहिए, कैसे ये ब्रोकर के हाथों से जो लेबर है उनको बचाना होगा, ये सारे चीजों के ऊपर एग्रीमेंट साइन हुआ। और जो लीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाते हैं, अगर मान लीजिए भारत से कोई काम करने के लिए रशिया जाएंगे, उसका लीगल प्रोसीड्योर को और भी सही बनाया गया, और जो एक्सप्लॉयटेशन का चांस है उसको एकदम रिड्यूस कर दिया गया। और डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था उसको भी बहुत स्मूथ कर दिया गया। तो ये हो गया माइग्रेशन एंड लेबर मोबिलिटी के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ। तो इसके बाद आते हैं पांचवा सेक्टर जिसके ऊपर एमओयूज और एग्रीमेंट्स साइन हुए, वो क्या है, पोर्ट, शिपिंग एंड मेरीटाइम लॉजिस्टिक मॉडल। तो भारत और रशिया के बीच में जब जहाज के माध्यम से समुद्र की रास्ते से सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है, उस टाइम लॉजिस्टिकल क्या क्या सपोर्ट मिल सकता है, कैसे एक दूसरे को लॉजिस्टिक के मामले में सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे नया सी रूट हम बनाएंगे, और भारत सी रूट छोड़ के भी लैंड के माध्यम से कैसे भारत और रशिया एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, इन सारे चीज़ों के ऊपर बातचीत हुआ। फिर जो ट्रेड का जो कॉस्ट है भारत और रशिया के बीच में, ये कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके ऊपर भी बात हुआ। उसके ऊपर भी एग्रीमेंट और एमओयू साइन हुए। फिर बायलैटरल जो कार्गोस होता है, उसका जो मूवमेंट होता है, उसका मूवमेंट और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बायलैटरल जो एग्रीमेंट है उसको भी किया गया। और दो एक्स्ट्रा रूट के बारे में भी बोला गया कि आगे जाके इन दो रूटों के ऊपर भी काम होंगे, और अगर ये दो रूट के ऊपर काम अगर हो गया तो रशिया और भारत का जो लॉजिस्टिकल जो प्रॉब्लम्स है वो और भी कम हो जाएंगे, और एक तरीके का मान लीजिए खत्म ही हो जाएंगे। उसमें टाइम और पैसा दोनों कम लगेंगे, टाइम भी कम लगेंगे एक रशिया से भारत आने के लिए और भारत से रशिया जाने के लिए, और कॉस्ट भी कम पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो वो कौन सा रूट है, पहला जो रूट है वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको INSTC रूट बोला जाता है। ये रूट कहाँ से गुजरता है, ये रूट मान लीजिए भारत की जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां से मुंबई से जहाज निकला, मुंबई पोर्ट से जहाज निकला या तो गुजरात पोर्ट से जहाज निकला, ये जहाज जाके पहुंचा ईरान में। फिर ईरान से बाई लैंड ये ईरान क्रॉस, पूरा का पूरा ईरान क्रॉस करते हुए ऊपर जाके ये आपका जो अर्मेनिया है या अजरबैजान, अर्मेनिया होके फिर जॉर्जिया होके वो रशिया पहुंचेगा ऊपर, वो दागिस्तान और चिचनिया का जो रास्ता है वहां से रशिया पहुंचेगा। तो ये हो गया जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है। आज के टाइम में अगर भारत से रशिया जाना पड़ता है, तो हम अगर मान लीजिए गुजरात से कोई जहाज निकला, वो जहाज सीधा जाएगा रेड सी में, फिर सुएज कैनाल को क्रॉस करना होगा, फिर ये पे आपका ये मेडिटेरियन सी के अंदर जाएगा, फिर वो घूम के नॉर्थ सी होके घूम के ऊपर से यूरोप को क्रॉस करते हुए रशिया पहुंचेगा, यानी सेंट पीटर्सबर्ग के पास जो पोर्ट है रशिया का वहां पे पहुंचेगा। ये आज का रूट है। लेकिन अगर INSTC रूट बन जाता है, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन जाता है, तब भारत का जो सामान जो गुजरात से निकलेगा वो सीधा पहुंचेगा ईरान, ईरान से लैंड रोड से ईरान से पहुंचेगा वो अजरबैजान, वहां से अर्मेनिया से आपका जॉर्जिया को क्रॉस करते हुए रशिया, यानी बहुत ही जल्दी से भारत से सामान रशिया पहुंच जाएगा। ये हो गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट
कॉरिडोर। फिर और एक रूट के ऊपर रशिया ने बात किया, नॉर्थ सी रूट। अगर हम मैप में देखें, अगर मान लीजिए रशिया का जो फार ईस्टर्न जो पोर्शन है, जहाँ पे जो व्लादिवोस्तोक पोर्ट है, वहां से अगर रशिया को सेंट पीटर्सबर्ग के पास जो पोर्ट है वहां पे पहुंचना होता है, तो क्या करना होता है उसके आज के टाइम में, वो नीचे आता है, फिर स्टेट ऑफ मलक्का को क्रॉस करता है, फिर भारत को क्रॉस करता है, फिर रेड सी में जाता है, फिर सुएज कैनाल को क्रॉस करता है, फिर मेडिटेरियन सी में जाता है, फिर घूम के सब कुछ घूम के नॉर्थ सी में जाता है, फिर जाता है उसके बाद आपका सेंट पीटर्सबर्ग के बाद जो पास जो पोर्ट है रशिया का, उसमें जाके पहुंचता है। ये लॉन्ग लंबा रास्ता पड़ता है। तो रशिया क्या सोच रहा है, अगर उनका जो आर्टिक ओशन का जो एक्सेस है वहां पे अगर बर्फ तोड़ के वो रास्ता हर सालों में पूरा का टाइम में वो रास्ता बना पाए, तो व्लादिवोस्तोक से जो जहाज निकलेगा वो रशिया की नॉर्दर्न पोर्शन से आर्टिक ओशन से आते हुए सीधा घूम के वो रशिया का दूसरे पार्ट पे पहुंच सकता है और यूरोप में भी पहुंच सकता है। यानी व्लादिवोस्तोक से जो जो सामान निकलेगा वो बहुत जल्दी यूरोप भी पहुंचेगा और रशिया के ईस्ट से वेस्ट भी जल्दी से पहुंचेगा। तो ये रूट भी रशिया एक्सप्लोर कर रहा है और इसमें उनको भारत का साथ चाहिए। इसमें भारत का क्या फायदा? भारत का फायदा ये है, अगर मान लीजिए भारत से एक जहाज निकला, वो जहाज जिसमें कुछ सामान रशिया का है, कुछ सामान यूरोप का है, तो भारत क्या करेगा? तो ऐसा तो वो लेके नहीं जा पाएगा। आज के टाइम में जो रूट बना हुआ है, तो दोनों के लिए अलग अलग जहाज चाहिए। अगर ये रूट अगर बन जाता है नॉर्थ सी रूट, ये नॉर्थ सी रूट अगर बन जाता है, तो रशिया भारत से मान लीजिए, भारत का जो उड़ीसा का जो पोर्ट है, या तो विशाखापत्तनम मान लीजिए, उस पोर्ट से जहाज निकला, सीधा जहाज स्टेट ऑफ मलाक्का क्रॉस किए, फिर घूम के साउथ चाइना सी होते हुए वो निकल गया कहाँ पे? व्लादिवोस्तोक, रशिया के पोर्ट पे, फार ईस्टर्न जो पोर्ट है। तो वहां पे रशिया का जो सामान है उसको अनलोड किया, फिर वहां से सीधा निकला ऊपर, रशिया के ऊपर से घूम के आर्टिक ओशन को क्रॉस करते हुए वो यूरोप में पहुंच गया। तो ये एक शॉर्टेस्ट रूट होगा। तो एक ही रूट में वो रशिया भी पहुंचेगा घूम के, वो यूरोप भी पहुंचेगा। उसमें टाइम और खर्चा दोनों कम आएंगे अगर नॉर्थ सी रूट बन जाता है तो। लेकिन नॉर्थ सी रूट का एक ही प्रॉब्लम है, ये आर्टिक ओशन में है और सालों में ज्यादातर मोटे परत के जो बर्फ होता है उसमें जमा रहता है। तो उस बर्फ को तोड़ के जहाज को आगे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए अलग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए खर्चा चाहिए। और जो जहाज के पास उतना क्षमता है कि उतनी मोटी बर्फ को तोड़ के आगे निकाले, तो उसके लिए वो जहाज का मैन्युफैक्चरिंग भी अलग होगा। तो ये सारे चीज के ऊपर बातचीत हो रहा है। रूट को डेवलप सिर्फ करने से नहीं होता है, मतलब रूट के साथ टेक्नोलॉजी को भी ये दो देश एक साथ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें रशिया ने बोला कि भारत का साथ चाहिए, और इससे भारत का एक और सुविधा मिलेगा। तो आर्टिक ओशन के अंदर रशिया जो भी मिनरल्स और जो नेचुरल गैस और ऑयल जो भी एक्सप्लोरेशन कर रहा है रशिया, उसमें चाइना उसकी मदद कर रहा है। लेकिन रशिया को भारत की मदद चाहिए, इसीलिए ये जो ऑफर है वो नॉर्थ सी रूट के ऊपर भारत को बुलाने का, उनके ऊपर एक साथ काम करने का, तो ये ऑफर रशिया इसीलिए दे रहा है कि अगर वो रशिया चाहता है, भारत और रशिया दोनों मिलके नॉर्थ आर्टिक ओशन के अंदर जो भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है दोनों एक साथ मिलके करें। तो इससे भारत का भी फायदा, क्योंकि अगर सब सारे कुछ रशिया और चाइना के बीच में ज्यादा बॉन्डिंग हो गया तो वो भारत के लिए सही नहीं है। इसीलिए भारत के लिए भी ये फायदेमंद है। तो ये हो गया पोर्ट, शिपिंग, मेरीटाइन रूट, मेरीटाइन लॉजिस्टिक, इसके ऊपर जो भी एमओयूज और एग्रीमेंट साइन हुआ, ये सारे टॉपिक के ऊपर हुआ। फिर क्या? हेल्थ एंड फूड सेफ्टी। तो इसके ऊपर बहुत सारे एमओयू साइन हुए, हेल्थ केयर कोलैबोरेशन के ऊपर, मेडिकल रिसर्च के ऊपर, फार्मास्यूटिकल रेगुलरिटी जो है उसके ऊपर, फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और एग्रीकल्चरल जो कोऑपरेशन है भारत और रशिया के बीच में, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, इन सारे चीज़ों के ऊपर हेल्थ, यानी लगभग हेल्थ और फूड के मामले में बहुत सारे एमओयू साइन हुआ। फिर क्या? कल्चरल और एजुकेशनल एंड पीपल टू पीपल लिंक। तो दो देश का रिलेशन, भारत और रशिया के रिलेशन इतना अच्छा क्यों है? एक तो हिस्टोरिकल कारण, बहुत सारे रीजन है। ये छोड़ के भी पीपल टू पीपल कनेक्शन भी भारत और रशिया के बीच में अच्छे हैं। तो इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम लाया गया,
फिर लैंग्वेज इनिशिएटिव लाया गया, फिर कल्चरल जो पार्टनरशिप है उसको आगे लाया गया। फिर भारत की तरफ से 30 दिन का एक फ्री वीज़ा का जो बात वो भारत की तरफ से बोली गई कि रशियन टूरिस्ट जो है उनको 30 दिन के लिए यानी 1 महीने के लिए फ्री वीज़ा दिया जाएगा। वो अब भारत में आए, भारत की जो ब्यूटी है उसको देखे और उसके बारे में दुनिया को बताए और खुद भी आनंद ले भारत की खूबसूरती का। तो इसके लिए भारत सरकार ने 30 दिन का एक फ्री वीज़ा का जो सिस्टम है वो चालू कर दिया रशियन टूरिस्ट के लिए। क्योंकि भारत भी चाहता है कि पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है रशियंस और इंडियन के बीच में ये और भी ज़्यादा हो। तो ये मल्टी सेक्टरल कुल मिला के आप देखेंगे तो टोटल मान लीजिए बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुआ। मल्टी इंटर गवर्नमेंटल जो एग्रीमेंट होता है रशियन गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट के बीच में, ये बहुत सारे मल्टीपल एग्रीमेंट साइन हुआ और लगभग 15 कमर्शियल एमओयू साइन हुआ। तो ये सारे चीज इन दोनों दिनों के बीच में हुआ। तो ये हो गया एमओयूज एग्रीमेंट और जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन। तो अब हम देखेंगे ये 2 दिन के ऊपर जितना कुछ हुआ उसका ग्लोबल इम्पैक्ट, ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लोबली उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। देखिए, जब 2 बड़े देश और जो 2 सुपर पावर जब एक साथ मिलते हैं ना तो बाकी लोगों का नजर उसके ऊपर होता ही है। और आज के जो सिनारियो है, जो जियोपॉलिटिकल जो सिनारियो है आज के टाइम में कि ओएस्ट और यूएसए एक तरफ खड़ा हुआ है, बीच में इंडिया है और एक तरफ रशिया खड़ा हुआ है, और कैसे इंडिया दोनों को बैलेंस कर रहा है और रशिया के साथ भारत का जो रिलेशन है दिन ब दिन कितना अच्छा होता जा रहा है। बावजूद यूएसए और वेस्टर्न प्रेशर के रहते हुए भी भारत रशिया के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू कर रहा है और उसको और भी ज्यादा तरीके से और भी स्ट्रांगली कंटिन्यू कर रहा है। तो ये सारे चीज देखते हुए एक ग्लोबल इम्पैक्ट इसका होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इवेंट हुआ, ये दो जो व्लादिमीर पुतिन का भारत का जो विजिट का जो इवेंट हुआ, इसके बाद भारत के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस हुआ इसका। एक तो हो गया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये दुनिया के सामने भारत ने बोल दिया कि आपका सैंक्शन आप रखिए, आपका सैंक्शन नहीं, आपका टैरिफ आप रखिए, आपका जो दबदबा है वो अपने पास रखिए, वो दूसरों के ऊपर मत थोपिए। हम कहाँ से ऑयल खरीदेंगे, हम कहाँ से एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, हम कहाँ से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, हम किसके साथ रिलेशन रखेंगे, हम किसके साथ कैसे डिप्लोमेसी करेंगे, ये आपसे हमको जानना नहीं है। जो हमारे लिए जो अच्छा होगा वो हम करेंगे। ये हो गया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये भारत ने बोल दिया सब दुनिया के सामने। और जो क्रिटिकल जो इनपुट होता है एक देश चलाने के लिए, जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है, जैसे कि मान लीजिए ऑयल, क्रूड ऑयल, फिर आप मान लीजिए फर्टिलाइजर, फिर अब डिफेंस के लिए जो हमारे जो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो भी हम फाइटर एयरक्राफ्ट यूज करते हैं ज्यादातर रशियन है। एक हो गया आपका सुखोई 30, फिर S-400 और नए S-500 के बाद भी चल रहा है कि हम आगे जाके लेंगे। फिर MiG-29, ये सारे, और रशिया से हम बहुत सारे ब्रह्मोस बनाते हैं एक साथ मिलके। तो ये जो डिफेंस सेक्टर जो प्राइमरी भारत के लिए बहुत ही प्राइमरी नीड है, देश के लिए एनर्जी के लिए ऑयल चाहिए, जिसके लिए, और न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए रशिया का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको उनका टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर एग्रीकल्चर का काम करने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, और पाकिस्तान से निपटने के लिए, और बाकी जो भी प्रॉब्लम आगे आने वाले दिन इंडिया के पास आने वाले हैं, चाइना का जो थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए डिफेंस का जो सामान चाहिए हमें, तो ये सारे चीज रशिया हमें सिक्योरली प्रोवाइड करता है। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता, रशिया टाइम पे हमें दे देता है। ये S-400 क्या कर सकता है, वो भी हमने ऑर्डर दिया था शायद 5 यूनिट, उनमें से 2 यूनिट नहीं, 5 यूनिट ऑर्डर दिया था, उनमें से 3 यूनिट आ गया था, अभी 2 यूनिट शायद आना बाकी है। तो वही 3 यूनिट से हमने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 क्या कर सकता है हमने देखा। तो ये सारे चीज देखते हुए हम हमारे जो बेसिक और क्रिटिकल जो इनपुट्स है उसको हमने सिक्योर किया रशिया के साथ, पूरा का पूरा बात करके, जो एग्रीमेंट्स और एमओयू है उसको साइन करके, और दुनिया को हम ये मैसेज दे भी दिए कि हम आपके जो दादागिरी है उसके नीचे नहीं आने वाले, आप अपने जगह पे रहिए, आपके लिए जो सही होगा आप कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो सही होगा वो हम डिसीजन लेंगे। फिर क्या, रशिया द टाइम, और ये भी दुनिया के सामने भारत ने बोल दिया कि रशिया जो है वो भारत के टाइम टेस्टेड पार्टनर है। जब 1971 वॉर में सारे दुनिया भारत के खिलाफ चले गए थे तो रशिया अपना न्यूक्लियर सबमरीन लेके आ गया था। तब यूएसएसआर था, लेकिन मान लीजिए उनमें से सबसे पावरफुल कंट्री रशिया ही था। तो वो अपना डिसीजन मेकिंग जो पावर था यूएसएसआर के अंदर वो मॉस्को से लिया जाता था। तो वो अपना
न्यूक्लियर सबमरीन लेके आ गया था, सीना तान के जंग के लिए खड़ा हो गया था। भारत ने भी अभी तक रशिया के लिए उतना नहीं किया। हमने इकोनॉमिकली सामान खरीद के पैसा देके रशिया का इकोनॉमी को कभी डूबने नहीं दिया, उसको सपोर्ट हमेशा करते गए। लेकिन किसी दूसरे के लिए न्यूक्लियर सबमरीन ला के जंग के लिए एकदम तैयार हो जाना, जिसमें उस रशिया यूएसएसआर की भी लॉस, अगर जंग सही में हो जाता तो यूएसएसआर का भी लॉस होता कुछ ना कुछ। तो उसी ऐसे सीना तान के किसी दूसरे देश के लिए खड़े हो जाना, ये रशिया ने 1971 में भारत के लिए किया था। रशिया की उस न्यूक्लियर सबमरीन के डर से जो यूएसए और यूके ने मिलके जो जंगी जहाज भेजे थे इंडियन ओशन में, वो देख के भागा। तो इसीलिए जो रशिया उसके बाद जब वेस्टर्न यानी यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो भारत को, जब पाकिस्तान के साथ जंग हुआ उस टाइम बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट उन्होंने देने के लिए मना कर दिया था। उस टाइम सपोर्ट किसने किया? रशिया ने किया। S-400 दिया रशिया भारत को, जो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बढ़िया तरीके से काम आया। तो रशिया और भारत का जो रिलेशन है ये टाइम टेस्टेड है, इसमें कोई कभी भी कोई फ्लॉज नहीं आएंगे। आज से 200 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे रशिया और भारत का रिलेशन। तो इस यही चीज भारत ने दुनिया को बोल दिया, देखिए आपका प्रेशर, आपका जियोपॉलिटिक्स, आपका ये दबदबा, वो सब आपके पास रखिए। आप किसी छोटे मोटे देश के जिसके जो आपका चमचा बनने के लिए तैयार है उसके ऊपर अपना दादागिरी दिखाइए, लेकिन रशिया और भारत का रिलेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो ये हो गया इंडिया का पर्सपेक्टिव, मतलब जो सिग्निफिकेंस इंडिया के ऊपर आया और इंडिया जो दुनिया को दिखाया। अब रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, रशिया के देखिए जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ एक देश का फायदा कभी नहीं होता, वो दोनों का फायदा होता है उसमें। रशिया का फायदा क्या हुआ? देखिए रशिया के ऊपर दुनिया भर का सैंक्शन लगा हुआ है। हाँ, ये ना खरीदो, वो ना खरीदो, नौटंकी चल रहा है यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का कि आप ये ना खरीदो, आप वो ना खरीदो। लेकिन ये दोनों मिलकर रशिया से बहुत कुछ खरीद रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खरीदने जाओ, इंडिया खरीदने जाए, फिर वो चाइना खरीदने जाए, वो लोग बोलेंगे चाइना तो ऐसे किसी का बात सुनता ही नहीं है, वो छोड़ दीजिए जाए उनकी बात। तो बाकी मान लीजिए कोई और देश खरीदने जाए तो उनको मना करता है। ऊपर से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा के बैठा हुआ है। तो पहले ऐसे सैंक्शन का जो प्रेशर है, जो मतलब वेस्ट और यूएसए मिलकर रशिया को आइसोलेट करने का जो कोशिश किए थे, वो कोशिश फेलियर हुआ इस विजिट से, क्योंकि रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने ये दिखा दिया कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है। दुनिया का नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट या फोर्थ और बीच में अभी कंपटीशन चल रहा है जापान और भारत के बीच में। तो मान लीजिए फोर्थ फिफ्थ जो लार्जेस्ट, जो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत, उनके साथ रशिया का रिलेशन क्या है वो दुनिया के सामने रशिया शो किया। फिर जो एक सुपर पावर है मिलिट्री के मामले में भारत चौथे नंबर पे आता है, आर्मी के मामले में और एयरफोर्स जो भी मान लीजिए, मतलब फायर पावर इंडेक्स में भारत 4 नंबर पे आता है। तो एक ताकतवर देश के साथ रशिया का रिलेशन क्या है वो भी रशिया शो किया। फिर अगर नॉमिनल जीडीपी पीपीपी के मामले में देखे, परचेसिंग कैपेसिटी के ऊपर अगर देखे, तो भारत 3 नंबर पे आता है। सबसे पहले चाइना, फिर यूएसए, फिर भारत, फिर रशिया। तो व्लादिमीर पुतिन ने बोला जो परचेसिंग पावर के ऊपर जब हम लोग जीडीपी को देखते हैं उसके हिसाब से भारत तीसरा बड़ा इकोनॉमी है, तो उसके साथ भी रशिया का जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छा है। तो ये सब शो करके रशिया ने दिखा दिया कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है। तीसरा क्या, दूसरा उसके बाद क्या, उसके बाद जितना दुनिया भर का सैंक्शन रशिया के ऊपर, एक्चुअली आज के टाइम में आप रशिया को भी एक सुपर डुपर पावर बोल सकते हो, क्योंकि वो तो सुपर पावर है ही, लेकिन इकोनॉमी के मामले में देखिए रशिया के अंदर ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। कोई भी वेस्टर्न और यूएसए की कंपनी रशिया के अंदर काम नहीं कर रहा है, फिर भी रशिया का जो इकोनॉमी है दरदरा के चल रहा है, एकदम दौड़ रहा है। ऊपर से जो लोअर इनकम जो लोग थे रशिया के अंदर, उनको भी मिडिल हाई इनकम पे ला दिया गया, मतलब वो भी मिडिल इनकम या तो मिडिल हाई इनकम पे आ गए। तो एक तरीके से सैंक्शन वेस्टर्न और यूएसए की कंपनियां जब रशिया छोड़ के चले गए, उसके बाद भी रशियन इकोनॉमी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और उसमें हेल्प कौन किया? भारत ने किया और चाइना ने किया, क्योंकि हम लोग रशिया के सामान खरीदते गए। और जो रशियन जो करेंसी है, जो लोकल करेंसी है, यानी भारत की रूपी और रशिया की रूबेल में हम लोगों ने सामान
जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन्होंने वो किया, यानी जो लोकल करेंसी में हम लोगों ने ट्रेड किया। तो इससे रशियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला और ये सारे सैंक्शंस और जो प्रेशर था यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज थे वो कोई फर्क नहीं पड़ा रशिया को। तो ये चीज़ भी रशिया दुनिया के सामने दिखा दिया और आगे जाके कोई फर्क पड़ने नहीं वाला ये सैंक्शन का, ये भी रशिया ने दुनिया के सामने साबित कर दिया। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या इसका सिग्निफिकेंस हुआ, देखिए पहले हमने भारत का देखा, फिर रशिया का देखा, अब इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहला जो प्रेशर में आया वो हो गया यूएसए यानी डोनाल्ड ट्रंप। वो चाह रहा था कि रशिया और इंडिया एक दूसरे से दूर जाए और उसके काम के चक्कर में ये टेरिफ, रशिया के ऊपर सैंक्शन और भारत के ऊपर बेवजह टेरिफ, ये दो के वजह से रशिया और भारत और भी पास आ गया। तो वो जो सोचा था उल्टा हो गया उनकी सोच से। तो ये यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड और भी ज्यादा प्रेशर में चले गए और वेस्टर्न जो कंट्री यानी यूरोपियन जो कंट्रीज है इनका हालत बीच वाला है, ये ना सही से यूएसए का साथ दे पा रहा है, ना ये सही से रशिया का साथ दे पा रहा है और इनको इंडिया का भी साथ चाहिए। खुल के बोल भी नहीं पा रहा है कि इंडिया जो कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन इनको मालूम है इंडिया जो कर रहा है सही कर रहा है। ये बात हुआ। तो एक तरीके का मान लीजिए जो इस विजिट के बाद जो दुनिया के अंदर फिलहाल के टाइम में, एक टाइम में क्या था, दो सुपर पावर था, यूएसए और यूएसएसआर। तो जो भी कंट्री, बाकी कंट्रियां इन दो कंट्री के इर्द गिर्द रहता था। लेकिन आज का जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वहां पे बहुत सारे सुपर पावर है, जो सिर्फ दो ही सुपर पावर नहीं है, और भी लोग हैं जो पावरफुल है, जो बिजनेस करना जानता है, वो इकोनॉमी को आगे लेके जाना जानता है, वो सैंक्शन और टेरिफ के डर से पीछे नहीं हटता। तो यही मैसेज दुनिया को देना था इस विजिट के दौरान, दुनिया को मिल गया, वेस्ट और यूएसए का समझ में आ गया। ये सारे कुछ हो गया और लास्ट में एक टॉपिक के ऊपर और भी बोलना है, वो हो गया जो मैंने थोड़ा सा पहले मिस कर दिया, मीडिया के ऊपर भी एक डेवलपमेंट हुआ रशिया और भारत के बीच में। वो क्या, आरटी न्यूज यानी रशिया टाइम्स, वो भारत के अंदर आने वाला है। उसका देखिए आज तक जो भी हम न्यूज देखते हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न, जो फॉरेन, जो इंटरनेशनल जो न्यूज चैनल भारत के अंदर चलता है वो सब वेस्टर्न साइड से है, यानी जो बीबीसी हो गया, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, फिर जो भी है वो या तो यूएसए का चैनल है या तो वेस्टर्न चैनल है, और बाकी जो मिडिल ईस्टर्न जो चैनल है जैसे कि कतर का अल जजीरा, ये सारे है। रशिया का जो रशियन टाइम्स है, रशिया टुडे, सॉरी रशियन टाइम्स नहीं, रशिया टुडे, वो अपना ब्रांच भारत के अंदर खोलने वाला है और भारत के अंदर भी रशिया टुडे का जो टेलीकास्ट है वो होने वाला है। तो ये अनाउंसमेंट भी यहाँ से हुआ, यानी आज जो प्रोपागेंडा यूएस और वेस्टर्न मीडिया हमेशा अपने फेवर में, जो प्रोपागेंडा होता है उसको जो अपने न्यूज चैनल के थ्रू फैलाना, ये चीज इसको काउंटर करने के लिए रशिया और इंडिया एक साथ खड़े हो गया है। ये मैसेज भी दुनिया के पास चला गया। तो ये सारे जो इवेंटफुल जो 2 दिन रहा, ये सारे इवेंट्स इन 2 दिन के बीच में हुआ, जो इसका एक इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे गया, भारत के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आया और रशिया और भारत के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आया, और ग्लोबल लेवल में जो इम्पैक्ट गया वो दुनिया को समझ में आ गया कि आपका लोगों को डराना धमकाना वो दिन गए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। जितना जल्दी हो सके, जितना कम टाइम में हो सके, हमने पूरा 2 दिन का समरी बना के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जाकर जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।